जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं उस समय किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है फिक्स होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो जब हम इस स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल की वैल्यू निकाले थे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किए थे ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस फॉर्मूले में पुट आउट करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यदि हम कोई सॉल्यूशन है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दें, जैसे कि आप कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल था एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर और उनकी टेम्परेचर 298 केल्विन था। यदि हम इनमें से किसी भी एक यूनिट को चेंज कर दें, मतलब इसमें से इनकी कॉन्सेंट्रेशन को बदल दें, 1 मोल है उसको 2 लें या टेम्परेचर को बदल दें, और उसको बदलने के बाद यदि हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के लिए हम ई कैथोड माइनस ई एनोड फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए, ई सेल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक दूसरे इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, दूसरे फॉर्मूला की, और वो इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो है ननस्ट इक्वेशन। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जो ई सेल है, उस ई सेल के लिए, ई सेल ज्ञात करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के ई सेल ज्ञात करने के लिए यदि कोई सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो तो हमें एक नए इक्वेशन की जरूरत पड़ती है और उस इक्वेशन को कहा जाता है ननस्ट इक्वेशन। ननस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करना है, कैसे इस इक्वेशन को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक लॉ होता है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट सेकेंड लॉ जो पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ वी नो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के नियम से हम क्या जानते हैं, डेल जी की वैल्यू होता है डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू के बराबर होता है। जब हम ये जो आर टी लॉग क्यू होता है, उस आर टी लॉग क्यू को यदि हम कन्वर्ट कर दें, जिसमें नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दें, मीन्स लॉग 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में ये आर टी लॉग क्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2.303 से। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट 2.303 इंटू लॉग 10। ये लॉग था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग 10 में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करें, फ्रॉम बोथ इक्वेशन, देखो इसको मैं क्या करें, फ्रॉम बोथ इक्वेशन वी गेट, दोनों साइड, ये जो इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों साइड हम क्या कर लें, डेल जी की वैल्यू पुट कर लें। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया एंड राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हम क्या करें, डेल जी की वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ पुटअप डेल जी वैल्यू। और हम लोग इससे पहले जब डेल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल जी की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, कहाँ से कैलकुलेट किए हैं, जब हम लोग निकाले थे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, दोनों निकाले थे। तो उस समय हमें एक नया इक्वेशन मिला था, वो इक्वेशन क्या था, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये इक्वेशन मिला था। इसी इक्वेशन को हम कहाँ पर पुटअप कर रहे हैं, ये इक्वेशन समीकरण में पुटअप कर रहे हैं। देखो फ्रॉम बोथ इक्वेशन वी गेट, पुटअप कर रहे हैं ये वैल्यू। ये नॉर्मल कंडीशन में था और जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले थे तो ये डेल जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट, ये दोनों इक्वेशन हमें मिला था। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कहाँ पुट अप कर रहे हैं, ये इस इक्वेशन में पुट कर दिए। जब इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट किए तो हमें नया इक्वेशन क्या मिल गया,
अब जहां जहां पर डेल जी है वहां पर हम क्या रख दे मान को NFE, ये रख दिए। देखो डेल जी की जगह में हम -NFE रख दिए, वैसे ही डेल जी नॉट है उनके जगह में हम क्या रख दिए -NFE0। ये सब रखने के बाद हम ये शॉर्ट में क्या हो जाएगा NFE, और ये क्या हो जाएगा आपका E0। इसमें से ये अब फिर बचे, अब क्या करें उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट यूज हुआ है, ये जो कांस्टेंट यूज हुआ है, ये भूल गई थोड़ा सा, RT log है, RT log Q। ये जो RT कांस्टेंट यूज हुआ है उस कांस्टेंट की जगह में हम क्या कर दें, पूरे वैल्यू को पुटअप कर दें। कौन कौन सा वैल्यू पुटअप करें, ये आपका E तो है, आपका E0 E0 भी है। अब इनके जगह में आपको वैल्यू पुटअप करना है। तो देखो कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे, जहां पर F है, F मीन्स आपका फैराडे, तो फैराडे के लिए वैल्यू क्या होता है, ये 96,000 और 500 रख दिए, 96,500 यहाँ पर रख दिए। फिर R की वैल्यू पुटअप करनी है, तो R की वैल्यू कितना दिया गया है 8.341 जूल, यहाँ भी पुटअप। फिर टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेल्सियस में रखें या फिर केल्विन में रखें तो 298 केल्विन। अब ये सारे वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप की हूँ, और पुटअप करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने से ये वैल्यू क्या मिलता है 0.059 मिलता है। तो वैल्यू कितना आ जाता है 0.095। अब n है तो n की वैल्यू हम यहाँ पर n ही रखते हैं, n की जगह में कुछ नहीं रख लें, यहाँ पर क्या है n। जब इसको हम लिखते हैं तो ये जो n होता है वो कहाँ आ जाता है, आपका अपॉन के फॉर्म में आता है। तो ये वैल्यू आपको रखना है, और इसी समीकरण को बोला जाता है ननस्ट इक्वेशन। इसको अच्छे से देख लेना, ननस्ट इक्वेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग ननस्ट इक्वेशन। थोड़ा सा और इसमें देखें, यहाँ पर जो लॉग क्यू दिया है, तो ये क्यू जो होती है उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड में होने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इक्वल टू हम क्या कर लेंगे MS अपॉन MAQ कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर दिए MS अपॉन MQ। इसका मतलब समझ रहे हैं, MS जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको सॉलिड फॉर्म में, और जो आपका एक्वस फॉर्म में रहता है उसको आपको लिखना है, या Q की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1/m प्लस। इसको हम एक इजली सा एग्जाम्पल देख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना है, ननस्ट इक्वेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी सेल है उसके लिए ई का मान ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। मतलब ई सेल का मान हम लोग ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का यूज करेंगे। जब कंडीशन क्या हो, जब स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो तब की कंडीशन में हमें यह क्या करना है, इस सेल के द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो इसी इक्वेशन को बोला जाता है ननस्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल ज्ञात करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, मान लो हम 25 डिग्री, यहाँ पर है एक एग्जाम्पल, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पर एक कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। इस कॉपर इलेक्ट्रोड को यदि हम 0.1 मोल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनना इसको। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम एक कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उस कॉपर इलेक्ट्रोड को हम 0.1 मोल कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाते हैं। इसको डुबाने से इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रोड का हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव
ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है Cu कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए E0 का मान, E0 मीन्स क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मान आपको दिया है और E0 का मान कितना होता है? 0.3V है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या हम ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड के फॉर्मूले से इस सेल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू हम ई का मान ज्ञात नहीं कर सकते। देखो, ई का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? तो इसका रीजन क्या है कि हमें जो ई सेल है, ये ई सेल का मान ज्ञात होना चाहिए। ई सेल का मान ज्ञात रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों की वैल्यू पुटअप करके इसका मान निकाल सकते हैं, ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही, कॉपर जो है इलेक्ट्रोड है, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही है कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ये दोनों को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम इस सॉल्यूशन या इस इलेक्ट्रोड के लिए E0 का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के द्वारा नहीं कर सकते। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस क्वेश्चन के लिए E0 का मान ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत होगी? तो वो है ननस्ट इक्वेशन। इस ननस्ट इक्वेशन की सहायता से हम ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होता है आपका? E0 माइनस 0.059, कुछ बुक में 1 को भी दिया गया है, अपॉन n, फिर आपका RT नहीं, log और 1 अपॉन कर दे। देखो, अब यहाँ पर आपको कंडीशन बता रही हूँ मैं, क्या बताई हूँ? Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन m प्लस, तो जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर, क्या दिया है? कॉपर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉपर को Cu2 प्लस लिख दिए, कॉपर को Cu2 प्लस, यहाँ पर आपको कॉपर को लिख देना 1। अब देखो, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड दिया है, जब 2 इलेक्ट्रोड दिया है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। उसको आगे अभी आपको बताऊंगी मैं कैसे आपको लिखना रहेगा लॉग क्यू को। तो लॉग क्यू को कैसा लिखते हैं? एनोड और कैथोड के फॉर्म में भी लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? तो ये लॉग एनोड अपॉन क्या हो जाएगा? कैथोड, ऐसा लिखते हैं। तो इसको आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कैसे इसको लिखना रहेगा एनोड और कैथोड को। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू को पुटअप करना है। देखो, क्या वैल्यू दिए हैं हमें? ई का मान ज्ञात करना है, तो ई को लिख दिए। E0 कितना है? किसके लिए? कॉपर के लिए। कॉपर के लिए E0 का मान कितना है? 0.34 लिख दिए यहाँ पर, 0.34 माइनस, फिर आपका क्या है? पूरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लिख दें 0.059, कितना है आपका? 0.059, ये आपका n। अभी देखो, n देखना आप, n की वैल्यू आपको पुटअप करना है। तो n इक्वल टू क्या है यहाँ पर? तो जब ये कॉपर जो है वो 2 प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसको हम लिख दें लॉग, तो n की जगह मैं क्या रख दूं? 2 रख दूं। ये आपका n इक्वल टू क्या हो गया? 2 लॉग, फिर 1। अब यहाँ पर आपको रखना है कॉपर 2 प्लस है, तो कॉपर 2 प्लस जो है वो कितने मोल का है? जो सॉल्यूशन बना है वो कितने मोल का है? तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया गया है, कितना है? तो वो 0
वैल्यू कितना हो गया आपका? कोई कॉल कर रहे हैं क्या? नहीं। तो वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 0.1 रख दिए वैल्यू को, ये आपका वैल्यू रख दिए। आगे इसको देखें, इस वैल्यू को हम लोग पुट अप कर दिए। अब उसके बाद इसको आगे आप सॉल्व करें, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में कर, इसके बाद आगे सॉल्व करें तो E इक्वल टू 0.34 माइनस, अब इसको आगे सॉल्व करें तो सॉल्व करने से इसको क्या कर दें, सीधा सीधा हमको क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, कितने से? 2 से, तो 0.0 डिवाइड करो, 2 2 जा 4, फिर 19 हो गया तो 2 9 जा 18, फिर क्या आ जाएगा आपका 1, तो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, आ गया ये 295 295। और इसको थोड़ा सा और देख लेना, 293 करके आएगा, इसको एग्जैक्ट थोड़ा देख लेना, 2935 इनटू, देखो अब क्या है, लॉग है, अब लॉग 1/10, तो इसकी वैल्यू आप ज्ञात करोगे, इसकी वैल्यू, लॉग का रूल आप फिजिक्स में पढ़ोगे ही, लॉग का बहुत सारे रूल्स हैं, तो उसमें आप क्या है, जब हम लॉग 1/01 निकालते हैं तो उस कंडीशन में इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना हो जाएगा इसका मान? 1 होता है। अब इसको फिर से एक्सप्लेन करें तो ये कितना हो गया आपका? 0.34 माइनस 0.02935, ये हो गया। अब दोनों को माइनस कर दें तो माइनस करने से कितना वैल्यू आएगा? इसको देखो, माइनस करें, इसको माइनस करने से कितना आ जाएगा वैल्यू? 0.31045, ये ई का मान है, तो ऐसे आपको ज्ञात करना है। ये कितना है? इतना वोल्ट। तो ऐसे आपको पूरा ज्ञात करना है। हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे देख लो आप लोग। ऐसे ई का मान आपको ज्ञात करना रहेगा, बन जाएगा। बन जाएगा ये, तो इतना आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये ननस्ट इक्वेशन, और इस ननस्ट इक्वेशन से हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रोड दिया है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो इतना आपको इसके अंतर्गत देखना रहेगा। अब इसी में थोड़ा सा और कंडीशन हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो। इसमें अब थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, ये तो नॉर्मल हो गया, यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें ननस्ट इक्वेशन को, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये आपका हो गया ई नॉट माइनस आपका 0.59 इन लॉग क्यू हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। दूसरी चीजें, यदि हम इसी को, यदि हम क्या करें, ये जो इलेक्ट्रोड है, यदि दोनों इलेक्ट्रोड सेम टाइप का हो, दो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, और एक ही इलेक्ट्रोड में यदि दोनों प्रोसेस हो, मीन्स एक ही इलेक्ट्रोड एनोड का भी कार्य करे और एक ही इलेक्ट्रोड कैथोड का भी कार्य करे, समझ में आ रहा है? जैसे हम इसको बोल दे सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड, या कॉपर आयन इलेक्ट्रोड। इसको रफ कर रही हूँ, उसके बाद इसको बता रही, इसको ये वाला इसी में थोड़ा सा इसको देख लेना। यदि हम क्या करें, सेम इलेक्ट्रोड में
कैथोड एंड एनोड दोनों क्या हो, सेम हो। एक ही इलेक्ट्रोड में बोलना चाहिए, सेम बोलूँ, एक ही लिखे। एक इलेक्ट्रोड में कैथोड एवं एनोड दोनों, मीन्स समझ में आ रहा है। जब हम ऐसा इलेक्ट्रोड लें, या इसको क्या बोले हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन सेल बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन सेल, जिसमें एक ही सेल में एनोड और कैथोड दोनों हो, कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन सेल। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जाम्पल, सिल्वर, ऐसा लिखने, सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड, ये लिख दे रही हूँ। सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड है, तो इस कंडीशन में हम E का मान ज्ञात करेंगे, E का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो ननस्ट इक्वेशन दिया गया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। उसको कैसे देखेंगे, जैसे मैं आपको सपोज बता रही हूँ, हम 2 कंटेनर लिए, हम ये पहला कंटेनर लिए, ये पहला, और एक दूसरा कंटेनर ले रहे हैं, 2, और दोनों कंटेनर में हम सेम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड है आपका Ag का, सिल्वर का, इसमें भी जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो भी किसका है, Ag का है, सिल्वर का ही है, दोनों सेम है। देखो 2 अलग अलग कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं वो सेम है, इसमें भी सिल्वर इलेक्ट्रोड लगा दी, इसमें भी सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो एक कंटेनर में जो होती है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, एक कंटेनर में कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, और दूसरा में क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस होगी। यहाँ पर रिडक्शन, जब पहले वाले इलेक्ट्रोड में हम देखते हैं तो मान लो पहले वाले इलेक्ट्रोड में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जैसे मैं Ag है वो सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है रिमूव होकर के किसमें, Ag प्लस में, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पर रिमूव हो गया। ये कौन सी प्रोसेस हो रही, ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और वो क्या हो जाएगा आपका एनोड। देखो याद करो इसको, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जो है वो क्या हो जाएगा आपका एनोड। ये अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो Ag है उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें, तो मान लो हम इसको C1 मान लें, इसको क्या मान लें, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को C1 मान लें, C1m कॉन्सेंट्रेशन को। दूसरा इलेक्ट्रोड देखें, वो दूसरे इलेक्ट्रोड में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मीन्स आपका जो Ag प्लस है, देखो सपोज Ag प्लस है, वो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag में। ये एक्वस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। यहाँ सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, आपका एक्वस में। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर हो रहा है वो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है ये, और रिडक्शन जहाँ पर होता है वो किसका कार्य करता है, कैथोड पर, कैथोड का कार्य कर। और यदि हम इनके कॉन्सेंट्रेशन को मान ले, क्या मान ले, C2m, इसका क्या है C1m, और इसका क्या है आपका C2m। मतलब देखो इलेक्ट्रोड दोनों में सेम है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक एनोड का कार्य कर रहा है, और एक दूसरा जो है आपका कैथोड का कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रोड सेम है, लेकिन इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, इफ
यदि मैं लिख दे रही हूँ, यदि दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, लेकिन सांद्रता भिन्न भिन्न हो, सांद्रता अलग अलग है, सांद्रता अलग अलग है यहाँ पर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1m है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2। इस कंडीशन में सांद्रता अलग अलग है, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में यदि हम निकालें E का मान तो E इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N। अब देखो, जब ऐसा कंडीशन है तो इस कंडीशन में ये जो Q होता है, ये जो Q है वो क्या लिखाएगा, Ag। अब यहाँ पर आपको बताई हूँ Ag, या सीधा लिख दूं मैं एनोड अपॉन कैथोड। जो Q है उसकी वैल्यू क्या लिखा जाएगा, एनोड अपॉन कैथोड, या इसी को थोड़ा और परिवर्तित रूप में लिखें, या तो E इक्वल टू E0 सेल माइनस, अब देखो N का मान रख दें। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है या फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है। यदि 2 रहता तो यहाँ पर 2 लिखते हैं ना, जितना रहेगा उसको आप लोग लिखना है 0.59 अपॉन 1 लिख दी। फिर लॉग, अब कैथोड किसमें कहाँ पर हो रहा है और एनोड की प्रोसीजर कहाँ हो रही है उसको लिखना है। एनोड किसमें कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर, तो एनोड वाले को पहले लिख दें। एनोड में क्या हुआ, Ag सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको लिख दे रही हूँ Ag ये। और दूसरे में कैथोड क्या है, तो Ag प्लस। सेम इलेक्ट्रोड की कंडीशन में मीन्स आपका ये आपका क्या हो गया, Ag और ये आपका Ag प्लस। इसमें और थोड़ा देखें, यदि कंडीशन और बता रही हूँ आपको, यदि E0 इक्वल टू 0 हो, यदि E का मान जो है 0 हो, तो इस कंडीशन में समीकरण, ये जो इक्वेशन है वो फिर नया बनेगा और बन करके क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, ये इसके जगह में 0 आ गया तो 0.059 अपॉन 1, फिर लॉग Ag अपॉन Ag प्लस। अब थोड़ा और देखिए इसमें, यदि हम क्या करें, ये माइनस में है आ रहा है वैल्यू, ये जो वैल्यू है कैसा है, माइनस में है, ये माइनस में है। अब इसको यदि हम कन्वर्ट कर दें प्लस में, तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, ये प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। जस्ट 0.059, इसको 1 करो या n कर देना, जो भी लिखना है n लॉग। अब ये जब ये प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर कैथोड चला जाएगा और नीचे आपका ये नहीं। तो ये आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब करोगे। ये होता है आपका यदि सेम इलेक्ट्रोड, एक ही इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो उस कंडीशन में आपको ये जो ननस्ट इक्वेशन है उस इक्वेशन में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा फॉर्मूला को अलग करके लिखना है, और अलग करने के बाद इसके लिए हम ई सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ननस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम लोग यहाँ पर एक आध इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखने के बाद इसके लिए हम लोग क्या करें, कोई भी एक सेल लेते हैं और उस सेल के लिए हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं,
E0 का, ई सेल का मान ज्ञात करके देखते हैं। ठीक है, रफ कर दूं इसको मैं पहले। तो जब हम ई सेल का मान ज्ञात करते हैं ननस्ट इक्वेशन में, तो उस कंडीशन में हमें लॉग का मान ज्ञात करना पड़ता है, लॉग और एंटी लॉग। तो लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना आप लोग को आना चाहिए। यदि नहीं बनता होगा लॉग और एंटी लॉग निकालते, तो मैं एक आध क्लासेस में वो बता दूंगी कि कैसे आपको लॉग निकालना है और उसका एंटी लॉग निकालना है। क्योंकि लॉग और एंटी लॉग ज्ञात होने पर ही हम ननस्ट इक्वेशन में ई सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना आपको इसके अंतर्गत लिखना है। ठीक है, तो ये मैं रफ कर दे रही हूँ। ये आपका कंप्लीट हुआ पूरा ननस्ट इक्वेशन। ननस्ट इक्वेशन में यदि एक ही सेल पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो कैसे उसको हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन में ननस्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको इसके अंतर्गत पूरा देखना है। अब ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल भी बोली थी, या वोल्टाइक सेल, और दूसरा बताई थी मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। 2 सेल बताया गया था आप लोग को। तो हम लोग पूरा कंप्लीटली पढ़ लिए सेल में कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। 2 टाइप सेल स्टार्टिंग में बताई थी आपको। तो पहला था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े वो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा था आपका इलेक्ट्रोलाइट सेल। ये 2 सेल था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बताई थी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका केमिकल एनर्जी में। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मेन इसमें बेसिक डिफरेंस है। और दूसरी चीजें और बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब रिएक्शन होता है तो ये 2 टाइप का, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये बताया गया था। और हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, तो इसमें एनोड और कैथोड जो है, मीन्स आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसीजर होती है, वो 2 अलग अलग कंटेनर में होता है, 2 अलग अलग सॉल्यूशन में रखने के बाद होता है। जब बताई थी डेनियल सेल बनाई थी वोल्टाइक से। अब इलेक्ट्रोलाइट सेल हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें याद रखना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें जो सेल यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में एक ही कंटेनर का यूज किया जाता है। देखो बेसिक चीजें देखते जाओ। इसमें हम लोग क्या किए थे, 2 अलग अलग कंटेनर का यूज किए थे और अलग इलेक्ट्रोड को ऐसे रखे थे। इसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर, एक ही बीकर के अंदर दोनों सेल को रखते हैं। एक ही बीकर ले लेते हैं और एक ही बीकर के अंदर दोनों सेल को रखा जाता है। ये पहला सेल और ये आपका दूसरा सेल है। और दोनों सेल को एक ही प्रकार के सॉल्यूशन में डुबाते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम पहला सेल जिंक का लिए थे, उसको जिंक सल्फेट में डुबाए थे। दूसरा कॉपर लिए थे, उसको कॉपर सल्फेट में डुबाए थे। बट यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया गया है वो एक ही है, मतलब NaCl का।
और ये जो NaCl का जो सॉल्यूशन है वो मोल्टन NaCl सॉल्यूशन लेते हैं। कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं? मोल्टन NaCl सॉल्यूशन। अभी बताती हूँ आपको मोल्टन NaCl सॉल्यूशन क्या होता है। लेने के बाद और ये आपका इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड में देखो एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर क्या था, दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग किससे जोड़ दिए थे? वोल्टमीटर से जोड़ दिए थे, गैल्वेनो। यहाँ पर एक बैटरी होता है, बैटरी में ये जैसे मैं ये बैटरी बना दे रही हूँ, इस बैटरी से आपको क्या करना है? इसको जोड़ना रहता है। ये जो सेल है उस सेल को आपको किससे जोड़ना है? बैटरी से। तो ये आपका हो गया और ये आपका ये आपको बैटरी से ऐसे जोड़ना रहता है। तो ये हो गया आपका बैटरी और इसमें ये इसका प्लस वाला सिरा और ये आपका माइनस वाला सिरा और ये आपका बैटरी, ये आपका हो गया बैटरी। अब देखो इसमें और क्या था, और ये जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो हम किसका ले लेते हैं? ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लेते हैं, ग्रेफाइट का या फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। ग्रेफाइट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ग्रेफाइट या प्लेटिनम का। अब ये इसमें देखो एक चीज और बताई थी, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा जो कैथोड होता है वो राइट साइड होता है। राइट हैंड साइड क्या होता है? कैथोड होता है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? आपका एनोड होता है। दोनों को डिफरेंट करके यहाँ पर बताते जाए। एनोड को हम लोग माइनस साइन से दर्शाए थे और कैथोड को प्लस साइन से दर्शाए थे। ये किसमें था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में था। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोलैटिकल सेल है उस इलेक्ट्रोलैटिकल सेल में थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रोलैटिकल सेल में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलैटिकल सेल में ये जो आपका राइट साइड में रहता है, ये राइट साइड में एनोड ही है, देखो एनोड ही है और लेफ्ट साइड में आपका कैथोड है। लेकिन इसमें बेसिक अंतर ये है कि जो एनोड होता है उसको इलेक्ट्रोलैटिकल सेल में प्रदर्शित किया जाता है प्लस साइन से। किससे दर्शाते हैं? प्लस साइन से। प्लस साइन से दर्शाया जाता है किसमें? इलेक्ट्रोलैटिकल से। और कैथोड को माइनस साइन से। यही मेन अंतर है, याद रखना। नहीं तो आप पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे, पूरा 12वीं एग्जाम दे दोगे, उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एनोड प्लस है कि माइनस है। तो इसको याद रखना कि दोनों सेल में अलग अलग यूज होता है। मतलब जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो कैथोड को माइनस से प्लस से, कैथोड को प्लस से और एनोड को माइनस से। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में आते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में एनोड जो है वो प्लस में आ जाता है और कैथोड जो होता है वो यही जो है बेसिक अंतर है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ऐसे आपको क्रिया कराना। अब देखो इसमें क्या होगा, एनोड इज अटैक टूवर्ड क्या होगा, किस बैटरी के प्लस सिरे से अटैक होगा और जो है कैथोड जो होता है वो उसके माइनस सिरे से। तो यहाँ पर सेल अभिक्रिया होगी, सेल अभिक्रिया, और सेल अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैथोड बनेगा, कैथोड, और एक क्या बन जाएगा? आपका एनोड बनेगा। तो कैथोड किस पर बनेगा? कैथोड जो होता है वो किस पर बनेगा? वो है Cl पर। कैथोड किस पर बनेगा? माइनस पर। NaCl जो है वो कन्वर्ट होता है Na+ और Cl माइनस फॉर्म में, दोनों में कन्वर्ट होता है। तो एनोड का कार्य कौन करेगा? आपका Cl। तो 2Cl माइनस वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Cl2 में कन्वर्ट होगा, ये गैसियस फॉर्म में है। प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है।
फिर कैथोड में देखें तो कैथोड में क्या हो जाएगा, Na जो प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वो कन्वर्ट हो जाता है, आपका Na में कन्वर्ट होगा। और ये दो जब हम इनकी सेल रिएक्शन देखें, ओवरऑल सेल प्रोसेस देखते हैं, तो ओवरऑल ये दोनों रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बना 2Na, ये क्या बना लेगा 2Na प्लस 2Cl माइनस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2Na सॉलिड और Cl गैस। ये आपका बनेगा Cl गैसियस फॉर्म में। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। तो इसको थोड़ा सही देखना है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल क्या होती है करके। ये इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें एक ही कंटेनर के अंदर आपको क्या करना है, पूरा रखना है। दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही कंटेनर में आपको रखना है। तो ये आपकी सेल अभिक्रिया होगी। तो इतना इसके अंतर्गत आपको देखना रहेगा। अब आता है इसमें मोल्टन NaCl क्या होता है। तो हम लोग जैसे एक्वस पढ़ते हैं, तो एक्वस NaCl किसको बोलते हैं, जब हम NaCl को किसमें घोल दें, वाटर में घोल दें, तो वो एक्वस बन जाता है। और मोल्टन में क्या होता है, जब हम नमक को बिना पानी डाले, नमक को क्या करना है, पानी नहीं डालना है उसमें, और उसको डायरेक्ट क्या करना है, पिघलाना है। तो पिघलाने से वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं मोल्टन NaCl। ये होता है आपका ओवरऑल आपका दोनों टाइप का सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फैराडे का नियम। ये जो फैराडे का नियम है उसको देखेंगे।